हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री से चैप्टर 1 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पाठ का पहला प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। क जूसेपे मेजनी, ख काउंट कैमिलो द कामुर, ग है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध और ग है फ्रैंक फ्रंट संसद, अंग है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। कुल मिलाकर 5 प्रश्न है। का प्रश्न है जूसेपे मेजनी। जूसेपे मेजनी इटली के एक क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में हुआ था। वह कार्बोनारी के सेक्रेट सोसाइटी के सदस्य बन गए थे। जब वह 24 वर्ष के थे तभी उन्होंने 1931 में लिगुरिया में क्रांति की कोशिश के आरोप में देश निकाला दे दिया गया था। उसके बाद उन्होंने 2 गुप्त सोसाइटी की स्थापना की। पहले मोसई में यंग इटली के नाम से और फिर बाद में बर्न में यंग यूरोप के नाम से। मेजनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई बनाई है, इसलिए इटली को एक एकीकृत गणराज्य बनाना जरूरी था। मेजनी के अनुसरण करते हुए जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में कई गुप्त संगठन बनाए गए। रूढ़िवादी लोगों में मेजनी के नाम का खौफ था। दूसरा प्रश्न है काउंट कैमिलो द काउर। इटली के एकीकरण में काउंट कैमिली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह पिंडमांट सिडनिया के प्राइम मिनिस्टर थे। वह न तो कोई क्रांतिकारी थे और न ही कोई लोकतांत्रिक। इटली के कई अभिजात वर्ग यानी अमीर लोगों की तरह वह एक धनी और सुरक्षित थे। उनकी भी पकड़ इटावली भाषा के मुकाबले फ्रेंच भाषा पर अधिक थी। कैवर ने फ्रांस से एक कूटनीतिज्ञ गठबंधन किया। 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। उस लड़ाई में सैनिकों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया था, जिनकी अगुवाई जूसेपे गैरिबाल्डी कर रहे थे। सन 1869 की मार्च के महीने में वे दक्षिणी इटली और ट्रू सिसिली के राज्यों की ओर बढ़े। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीता और स्पेनिश शासकों को सत्ता से हटा दिया। 1861 में विक्टर एमानुएल एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। काउर उस एकीकृत इटली के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तीसरा प्रश्न ग है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले पश्चिम यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंततः 1832 की कुस्तुतनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। घ प्रश्न है फ्रैंक फ्रंट संसद। फ्रैंक फ्रंट पार्लियामेंट का नाम राष्ट्रवाद के आंदोलन के एक मुख्य पड़ाव के रूप में गिना जाता है। जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर एक सकल जर्मनी असेंबली के लिए वोट किया और 18 मई 1848 को 831 चुने गए प्रतिनिधियों का जुलूस सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंक फ्रंट पार्लियामेंट की ओर से चल पड़े। उस पार्लियामेंट में एक जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया और उस संविधान के अनुसार प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलेम चतुर्थ को जर्मनी का शासन सौंपने की पेशकश की गई, लेकिन उसके इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया और उस चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं से हाथ मिला लिया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, भाग लिया था। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन को स्थापित किए थे, अखबार शुरू किए थे और राजनीतिक बैठकों में और प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंक फ्रंट संसद की सभा को आयोजित की गई तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। पाठ का दूसरा प्रश्न है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए,
इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक भावना पैदा हो। वे इस प्रकार हैं, पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, एक नए फ्रांसीसी झंडे तिरंगा को चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज जो पहले से था उसकी जगह ले ली। तीसरा है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र का साझा भाषा बन गया, सबके लिए भाषा बन गया। तीसरा प्रश्न है, मेरियन और जर्मनियन कौन थे? जिस तरह उन्हें किया गया है, उनका जिक्र किया गया है, उसका क्या महत्व है? इसका उत्तर इस तरह से है, फ्रेंच राष्ट्र को मेरियान का नाम दिया गया, जिसे एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। फ्रांस में राष्ट्र को मेरियन का नाम दिया गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मेरियन ईसाई महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय नाम था। मेरियन के चरित्र चित्रण के लिए उदारवाद और प्रजातंत्र के रूपकों का प्रयोग हुआ, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि। लोगों में मेरियन की पहचान घर करने के उद्देश्य से उसकी मूर्तियां बनाई गई और टिकटों और सिक्कों पर उसकी तस्वीरें छापी गई। जर्मनी में जर्निया को राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया। जर्मनी में जैतून को बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जर्मनिया के सिर पर जैतून के पत्तों का ताज है। चौथा प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में उदारवादियों ने जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा स्थापित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राजशाही और फौजी ताकतों द्वारा राष्ट्र निर्माण की यह पहल प्रसा के मदद से दबा दी गई। बाद में प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन के नेतृत्व को संभाल लिया। प्रसा का प्रमुख मंत्री ऑटो वार्न बिस्मार्क ने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद के साथ वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के तीनों युद्धों में विजय प्राप्त की, जीत हासिल किया तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी। जनवरी 1871 में वर्साय के एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। पांचवा प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? इसका उत्तर इस तरह से होगा, शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने कई बदलाव किए। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस नए सिविल कोड को जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और हर नागरिक को समान दर्जा मिला और संपत्ति के अधिकार का भी पुख्ता इंतजाम किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार को अंजाम दिया। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया, जिससे किसानों को दास्ता और जागीर को दिए जाने वाले शुल्कों से मुक्ति मिल गई। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए।